नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से रॉक स्टार और द बॉस का तमगा लेकर हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आते ही मोदी जी ने उद्घाटन, हरी झंडी और भाषण देने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी वो भाषण देने ही गए थे। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में बतौर अध्यक्ष हिस्सा लिया, जिसमें विकसित भारत एट 2047 यानी कि विकसित भारत 2047 में और उसमें टीम इंडिया की भूमिका, इस सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान 8 राज्यों के सीएम नहीं आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, केरल के सीएम पिनरई विजयन और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले आयोग ने यानी नीति आयोग ने एक बयान में कहा था कि यहाँ एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति सहित प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। खैर, इस बैठक में 8 राज्यों के सीएम का नहीं पहुंचना क्या मायने रखता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बैठक से इतर इसी राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन की आखिरी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। पूजा पाठ के लिए पंडितों की टीम भी आ गई है और आज ही कुछ तस्वीरें वैसी दिखाई दे रही थीं। 2 चरणों में होने वाले इस उद्घाटन समारोह का प्रोग्राम भी जारी हो चुका है, मगर सत्ता के 9 साल का जश्न शायद पहले ही फीका हो गया है। बीजेपी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने 9 सवाल पूछ डाले और 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बना ली। आज नीतीश कुमार ने कहा है कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं है। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों का योगदान नहीं था, या कहें तो जिन लोगों का कोई योगदान ही नहीं था, वे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी हैरान करने वाला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। सुनिए नीतीश कुमार की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं, वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि चौतरफा कैसे घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं। कौन जा रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था। यहाँ जो विस्तारित जो हुआ था, विधानसभा का कोई बोल रहा है, आज जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी। तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का न हम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई? साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया इसीलिए। तो अभी जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि सभी चीज़ को बदल दें। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मीडिया से बात की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नई संसद से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते, जो नफरत से राजनीति करते हों और जो जनता से झूठ बोलें और उसको छुपाने के लिए एक एक कार्यक्रम करें, उनके कार्यक्रमों में जाने से क्या फ़ायदा है। सुनिए ज़रा अखिलेश यादव को। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को।
न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? तो जनता को क्या मिलने जा रहा है। और इधर ममता बनर्जी, जी हाँ, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नए संसद भवन का उद्घाटन कल होना है और अभी सियासत जारी है। मोदी जी इन तमाम मसलों या सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे भी देश देख ही रहा है कि मोदी जी या तो चुनावी रैलियों में बोलते हैं या संसद के अंदर सीना ठोकते हैं। अभी अभी कर्नाटक में बीजेपी को उनके नाम पर हार मिली है। अमूमन हर जीत के बाद आप याद कीजिए कि मोदी जी भाजपा मुख्यालय में रॉक स्टार की तरह भाषण देते नजर आए हैं। इस बार भाषण का मौका नहीं मिला तो ऑस्ट्रेलिया हो आए। मगर विपक्ष का जो प्रहार उन पर हो रहा है और जिस तरह उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये एनडीटीवी और CSDS लोक नीति का जो अभी सर्वे आया है वो, और कल ही एक सर्वे आया है वो सी वोटर्स का सर्वे है वो, ये दोनों सर्वे अगर देखें तो सर्वे के अनुसार आपको साफ समझ में आएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त गिरावट आ रही है। तो जो गिरावट है उससे सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी, जिस प्रकार पॉपुलैरिटी गिर रही है, लोकप्रियता गिर रही है, उससे, और ख़ासकर जो देश में विपक्षी दल चौतरफा वार कर रहे हैं बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, उससे जो कुछ झेल रही है बीजेपी आज की तारीख में, या उससे बचने निपटने की जो कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको किस रूप में देखा जाए। क्या सचमुच चौतरफा घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तथा कथित राष्ट्रवाद पर जन मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं? सवाल कई हैं दोस्तों, जवाब ढूंढने खोजने की कोशिश करते हैं। जन मुद्दों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कल जो 9 साल पर 9 सवाल पूछ करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार को, उसमें भी जो 9 सवाल हैं वो भी जन मुद्दों के सवाल हैं। वहां कहीं भी न हिंदुत्व की बात है, ये जो आप देख लीजिए ये बुकलेट है 9 साल 9 सवाल, और न ही राष्ट्रवाद की बात तो है, लेकिन उस राष्ट्रवाद की बात नहीं है जिस राष्ट्रवाद के सहारे 2019 का चुनाव जीत गई थी भाजपा। कृषि और किसान की बात है, भ्रष्टाचार मित्रवाद की बात है, यहाँ आप देख लीजिए बातें बहुत हैं। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय की बात है, और ऐसे ही सामाजिक न्याय आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, महंगाई है, चीन के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है, तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार घिरी हुई है। और इसके अलावा एक खबर ये भी है कि कल किसान जो हैं, खासकर दिल्ली के बॉर्डर, चाहे वो हरियाणा के किसान हों चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हों, वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो बहुत गहमा गहमी रहने वाली है कल दिन भर, और उसके बीच जंतर मंतर पर एक गहमा गहमी पहले से बनी हुई है, जहां देश के पहलवान जो हैं वो, लड़कियां और लड़के, वो दोनों पिछले महीने भर से धरनारत हैं, प्रदर्शनरत हैं। लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। जब कहते हैं, मुँह खोलते हैं, तो जैसा पहले बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों में, और चुनावी रैलियों में कभी जय श्री राम का नाम लेते हैं तो कभी जय बजरंगबली की बात करते हैं। तो क्या जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उन मुद्दों से भी बीजेपी भटक चुकी है? उन मुद्दों ने भी बीजेपी के नैया पार लगाने की जिम्मेदारी अब खत्म कर दी है? कई सारे सवाल, आइए सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। स्वामी जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। कल की तैयारियां खूब हो रही हैं दिल्ली में, मौसम भी खुशनुमा हो गया है, लेकिन मौसम और सियासत को देखिए तो बिल्कुल बराबर समानांतर चलते हुए देखेंगे। कभी तेज़ गर्मी, कभी तेज़ बारिश और आंधी तूफान, उसके बीच में और नमक छिड़कने के लिए कह लें या घी डालने के लिए कह लें, जो भी कहें। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है
कि जैसे जैसे मौसम वैसे वैसे सियासत की गर्मी भी परवान चढ़ रही है, और उसमें भी संसद भवन की गर्मी तो और भी ज़्यादा है। तमाम चैनलों पे देखिए पिछले सप्ताह भर से एक ही डिबेट, एक ही चर्चा परिचर्चा, और वो है कि बहिष्कार क्यों कर रहे हैं विपक्षी दल, नहीं करना चाहिए बहिष्कार। और उसके अलावा ये भी चर्चा कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, लल्लन कुमार सिंह ने, लल्लन सिंह जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, बिहार से आते हैं, उन्होंने कह दिया कि उस नए सदन में हम विपक्षी दल नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर भी चर्चा कि उन्होंने कह दिया तो क्या अब जो सत्र आएगा उसमें आप लोग नहीं जाएंगे, इस पे भी चर्चा, घेरने की कोशिश। लेकिन सवाल यहाँ वो नहीं है कि भाई आपने संसद भवन का निर्माण करवाया, आप लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप विदेश में जाकर हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत की लोकतंत्र की जननी कहते हैं भारत को, और उसके बाद जब यहाँ आते हैं उसी लोकतंत्र को किनारे करके आप राजतंत्र हावी करने की कोशिश करते हैं। आप पता नहीं कहाँ से राजदंड लेकर चले आए, उसकी अलग कहानी बना ली, रातों रात वीडियो जारी कर दिया, कुछ फर्जी वीडियो बना लिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद भी चुप्पी नहीं, और चुप्पी है तो वहाँ पे जहाँ बोलना चाहिए। किस रूप में देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मेरी 71 साल की उम्र में मैं ये देखना चाहता था अपने जीवन के संध्या काल में कि भारतवर्ष उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों में जो हमारे मूल्य थे, हम ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं। मुझे याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब हम देश आजाद हुआ उसके बाद गांव की एक औरत ने कॉलर पकड़ लिया नेहरू जी का और कहा कि आजादी से हमें क्या मिला, तो नेहरू जी ने कहा ये मिला कि प्रधानमंत्री का कॉलर तुम पकड़ सकती हो। ये हमारे देश का लोकतंत्र था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था। ये हमारा भारतवर्ष की मॉरल वैल्यूज थी। इंदिरा गांधी पे जब एक व्यंग्यकार ने उनका नाक लंबी, नेहरू जी की नाक लंबी बनाई थी, और जब इंदिरा जी का एक कार्टून बनाया था, इंदिरा जी ने उन्हें कहा कि कल सुबह आके मेरे पास चाय पीने आइएगा और जो आपने कार्टून बनाया अपना सिग्नेचर करके दे जाइएगा, अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। ये हमारे देश का लोकतंत्र था। आज हमारे लोकतंत्र की अवनति कितनी हो गई है। जो विपक्ष कह रहा है राजीव जी, केवल एक मांग कर रहा है, एक मांग कर रहा है जो जायज मांग है। वो ये कह रहा है कि माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपका देश की जो सर्वोच्चता है उसमें आपका तीसरा स्थान है। अगर देश की महिला राष्ट्रपति जो हैं, जो हमारे लिए सम्मानित हैं और हमारी देश की आन बान शान है, उनको, उनसे अगर आप इनॉग्रेशन करा लेंगे तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा, क्या परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के पक्ष में बोलना और सरकार के विपक्ष में बोलने वालों को जिस प्रकार ये टूट पड़ते हैं और ये झपट पड़ते हैं, उसका आप देखिए प्रतिफल देखिए राजीव जी, किस प्रकार से हवा बदल रही है। स्वामी रामदेव अब खुलेआम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेज देना चाहिए। मेरे पास ताकत होती मैं उनको जेल भेज देता। ये परिवर्तन है। वरुण गांधी, एक बार एमिटी यूनिवर्सिटी में भी वरुण गांधी आए थे, मैंने उनको सुना था, उन्होंने कहा था जब मेरे नाना का इस प्रकार से अपमान होता है, जब मेरे दादी का अपमान होता है, जब मेरे परिवारजनों का अपमान होता है, मेरी आत्मा कचोटी है। ये मैंने सुना जब वरुण गांधी ने यह बात कही थी। आप सोचिए, आप देश के इतिहास को, देश के ऐतिहासिक महापुरुषों को, महात्मा गांधी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, आप अपने अलावा अगर किसी को समकक्ष देखना ही नहीं चाहते, अपने के अलावा आपको कोई पसंद ही नहीं आता, आपके दिमाग में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, खुलेआम आप ये कहते हो जो 37-38% लोग हमको वोट देते हैं वही केवल देश प्रेमी है, बाकी जो 62-63% लोग हमारे खिलाफ वोट देते हैं वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। जो भी हमारे खिलाफ लिखता है वो देशद्रोही है। तो ये किस प्रकार के समाज की कल्पना हो रही है, किस प्रकार के भारत की कल्पना हो रही है राजीव जी। वास्तविकता में जो भारत का नक्शा मैंने अपने बचपन से देखा है, अपनी जवानी में देखा है, जो प्यारा भारत मैंने देखा है, वो अवनति की तरफ जा रहा है, वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है। हम जर्मनी और इटली के उस शासन की तरफ, नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे थे, जो आपस में प्यार मोहब्बत संभाव सद्भाव का हमारे मूल्य थे, वो नष्ट हो रहे हैं। अपने जीवन के संध्या काल में राजीव जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं क्या कल्पना कर रहा था, हमारा देश जिस प्रकार से उन्नति कर रहा था, आज जो हमारी स्थिति है, वास्तविकता में जो हो रहा है उसमें मुझे सबसे बड़ा कष्ट यह है
कि शायद मैं अपने जीवन काल में भारत को जो मैं चाहता था विश्व गुरु वास्तविकता में बने, विश्व गुरु न बने, वैसा ही बनता हुआ राजीव जी मैं देख रहा हूं। विश्व गुरु बनता हुआ देख रहे हैं, विश्व गुरु की जगह। हालांकि ये जो परिपाटी है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, विश्व गुरु, ये सब आज की तारीख में मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि सब लोग, पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है और सबको अपना अपना अधिकार है। लोकतांत्रिक देश है, राजशाही है नहीं जो पुराने ज़माने में, और जहाँ सब एक दूसरे पे गुरु और शिष्य चेला बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सब एक नैरेटिव सेट किया गया है और पिछले 9 साल में ही हमने आपने सबने सुना है कि ये नैरेटिव भी सेट किया गया। खैर, ये अपनी बात में रख रहा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं। आना चाहता हूँ संजय जी, आपके पास सीधा आना चाहता हूँ। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात पे उनकी चुप्पी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? हालांकि 9 साल से देखिए कितनी सारी घटनाएं घट गईं। अखलाक, आपको याद होगा, अखलाक से लेकर और अभी जंतर मंतर तक जिन मुद्दों पे एक ट्वीट कम से कम कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक अपनी तरफ से कि देश का एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कहा जाता है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, रॉकिंग स्टार, द बॉस, अगर ये भी कह लें अमेरिका के प्रधानमंत्री के शब्दों में, तब भी तो कुछ तो जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन ये बात अब बहिष्कार की ही बात है, तो यहाँ अगर 21 दल, 19 थे, 2 और हो गए, 21 हो गए, 21 दल अगर नहीं आ रहे हैं, दुनिया तो देख रही है, फिर कौन से विश्व गुरु बनने की बात आप कर रहे हैं? आप अपने देश में गुरु नहीं बन पा रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों में गुरु बनने की बात तो ऐसे ही हंसी वाली बात है। लेकिन आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, आप याद कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, तो उसका जिक्र भी यहाँ कर दूँ। सुबह झमाझम बारिश में आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत सारे विजुअल्स आए और उनको देश के प्रथम प्रधानमंत्री हम सब नमन करते हैं। आना चाहता हूँ सीधा संजय जी आपके पास, आपके विचारों के लिए। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि बिल्कुल चुप हो जाना, मैंने जब प्रधानमंत्री बनने की बात थी, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो इनका यही प्रचार किया गया कि बहुत अच्छा बोलते हैं, और मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि वो बोलते नहीं है, और अब जो है वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं और मैंने बहुत सारे मामलों पे एकदम शांत रह गए, और जो आश्चर्यजनक है। लेकिन चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की जो उनकी कोशिशें हैं या रणनीति है या जो चाल है, उसमें कोई कमी होती नहीं दिख रही मुझे। और जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि वो चारों तरफ से घिर गए, वो घिर जरूर गए हैं, लेकिन उससे, और वो जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वो घबराहट में या परेशानी में है। लेकिन उनकी कोशिशें या जो चाल है या उनके शस्त्र जो रोज नए नए निकल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। माने ठीक है कि वो मूल रूप से बांटो और राज करो वाला मामला ही है, लेकिन है। और सबसे बड़ी बात कि उनके समर्थक अभी तक उनके साथ हैं और बुरी तरह साथ दे रहे हैं। ये 2 चीजें मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगती हैं, और वो इसलिए भी कि आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ जो FIR है वो उनको परेशान करने के लिए हुई है, और उसी खबर में है कि उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया गया है कि ये अपना पॉस्को एक्ट जो है वो कैंसर बन गया है और वगैरह वगैरह। मैंने एक व्यक्ति के खिलाफ इतना गंभीर आरोप है, इतने दिन से मामला चला आ रहा है, इतनी शिकायत है, आप एक दिन पकड़ के पूछताछ करके आमने सामने बैठा के किसी तरह से उसको निपटाओ तो सही। आप कुछ नहीं कर रहे हो और चुप हो। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कानून कैंसर बन गया है। अगर कोई कानून बना है और वो कैंसर बन गया है, तो इस तरह की बातें करना और वो खबर छपना, दोनों मुझे आश्चर्यजनक लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और वो जो कह रहे हैं वो खबर भी बन जा रही है। दोनों बात कैसे हो सकती है? और ये मैंने सरकार कहाँ है, क्या कर रही है? पीछे ये भी है कि अभी मणिपुर की हिंसा के बारे में अपने गृह मंत्री ने कहा कि अदालत के फैसले के कारण हुआ था जी। और अदालत के फैसले के कारण हिंसा हुई तो जाहिर है कि जिसका काम था उसको इम्प्लीमेंट कराना,
वो चूका, तो कहा यह जाएगा ना कि चूक कहां हुई, अदालत के फैसले के कारण हिंसा थोड़ी हुई। हिंसा इसलिए हुई कि उस फैसले से जो नाराज थे, जो असंतुष्ट थे, उन्होंने विरोध किया और उनको रोका नहीं जा सका। हिंसा तो इसलिए हुई। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से हिंसा हुई। इसका सीधा मतलब है कि अदालत का फैसला गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। यही तो घुमा फिरा के इसका यही मतलब निकलता है। तो अगर गृह मंत्री इस स्तर पे बात कर रहे हैं, इस लेवल पे काम कर रहे हैं, दूसरी ओर आज के अखबारों में खबर है कि कल जो संसद का उद्घाटन है और चूंकि उसमें विवाद है और प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए, इसके मद्देनजर आपने भी अभी बताया कि किसान आ रहे हैं, किसानों ने आना है, तो आज खबर है कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। तो उसके लिए तो आप तैयार हैं, जो आपको करना है उसके लिए आप तैयार हैं, उसमें हिंसा ना हो, उसका विरोध ना हो, उसके लिए आप तैयार हैं। लेकिन अदालत के फैसले से अगर हिंसा होती है तो हो जाती है, और आप चुनाव प्रचार करते हुए कर्नाटक में पाए जाते हैं, मणिपुर में हिंसा हो रही। तो इस ढंग से सरकार चल रही है या देश चल रहा है? और ऐसे में जो विरोध हो रहा है उसको अखबार भी नहीं छाप रहे और इनका काउंटर भी हो रहा है। जैसे कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि 9 साल के शासन में, चूंकि ये आरोप है कांग्रेस का और हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे 9 साल पे। 9 साल आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो 9 सवाल अगर पूछ लिया तो वो सवाल अखबारों में आज क्यों नहीं पहले पेज पे गंभीरता से छपना चाहिए था। लेकिन मुझे आज दिखा नहीं किसी अखबार में कि 9 सवाल जस के तस छपे हों। जहां छपा है वहां भाजपा का 9 सवाल का जवाब भी है साथ साथ। तो किस तरह से चीजों को टोन डाउन कर दिया जा रहा है, मतलब बीजेपी और सरकार तो कर ही रही है, अखबार भी उसको कर दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी की 2 अलग अलग खबरें हैं, 2 अलग अलग रिपोर्टर करेंगे, दोनों की बीट अलग अलग होती है, आपने उसको मिलवा दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में दोनों खबर मिला करके छापा गया है और उसमें ऐसा लगता है, हम लोग को बताया गया था कि अगर आप इंट्रो लिखते हैं 2 खबरों को मिला करके तो कैसे लिखते हैं। उसमें लगता है कि सीनियर रिपोर्टर की बात ऊपर है और जूनियर रिपोर्टर की बात नीचे है। इस तरह से तो खबर लिखी जा रही है और इस तरह से काम हो रहा है, और ये हिंदुस्तान टाइम्स में हो रहा है। तो जो स्थितियां हैं, अगर अभी तक नरेंद्र मोदी को मीडिया इस तरह से सपोर्ट कर रहा है या उनका विरोध नहीं कर रहा है, तो इसमें आगे क्या होगा वो सोचने से पहले ये जरूरत है कि हम हैं कहां और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात है कि जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसका जो विरोध होना चाहिए उसको बिल्कुल हवा कर दिया जा रहा है, और सब कुछ संभव है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हो रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं। आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास सीधे। गर्ग साहब, किस रूप में देखा जाए जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री की चुप्पी, अगर आप चुप हैं तो इसके क्या मायने हैं, और जो कुछ हो रहा है इसको किस हिसाब से देखा जाए? ममता बनर्जी ने कहा है कि 6 महीने रुक जाइए। उनके कहने का आशय साफ समझ में आ रहा है कि 6-8 महीने बाद चुनाव हैं और 5 राज्यों के चुनाव, फिर आम चुनाव, तो अब उल्टी गिनती लोग जो हैं, खासकर विपक्षी दल के नेता, वो गिनने लगे हैं और सीधा हमला अब दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। किस रूप में देखा जाए इसको गर्ग साहब? देखिए राजीव जी, ये ममता बनर्जी ने जो कहा वो अपनी जगह है। मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि कुछ कारण होना चाहिए कि इतना सब चल रहा है। देश एक नए संसदीय संकट की तरफ जा रहा है और ये संकट अभूतपूर्व है। मतलब इस तरह का संकट देश के सामने कभी आया नहीं। मतलब चीन का हमला हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयां हुई, ये एक अभूतपूर्व संकट है। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को, वो कहीं से विचलित नजर नहीं आ रहे। पूरा देश विचलित है, पूरा विपक्ष विचलित है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री को
उनकी सरकार को दे रहे हैं। एक प्लानिंग कमीशन के बाद जो बॉडी बनी नीति आयोग के नाम से, जो कि नीति निर्धारण करती है देश में, जिसके के बारे में रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इस पर 100 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी और जो राज्य नहीं आएंगे उनकी जनता को उसका लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, उनकी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। और इस बात की परवाह नहीं करते हुए ये जो विपक्षी दल हैं वो अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और कोई 20 दल जो कल संसद के उद्घाटन समारोह से अनुपस्थित रहने वाले, मुझे लगता है कि हम एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं राजीव जी। और 2024 को लेकर हमको चिंता होनी चाहिए। मैं ममता बनर्जी की तरह अभी बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह के चीज़ें नहीं कहना चाहता कि 6 महीने बाद चुनाव हैं, नहीं है। डर लगता है कि क्या एक ऐसी संसद, नई संसद में हम बैठने वाले हैं, हमारा देश, जिसमें विपक्ष नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री देश को किसी ऐसी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं जिसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होगी? अगर संसद के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास समारोह में नहीं है, राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति भवन की भी जरूरत नहीं है। हमको उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब पुरानी संसद जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी उसकी जगह एक नई संसद बनी है, तो पुराने राष्ट्रपति भवन की जगह भी कोई नया राष्ट्रपति भवन खड़ा हो जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन बनेगा ही नहीं। मेरे जैसे तमाम लोग एक जो नए किस्म की सामंतशाही इस देश में एक राजदंड के जरिए आ रही है और जिसमें राजधर्म नहीं है, मतलब ऐसा राजदंड आ रहा है संसद में जो राजधर्म से परे होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का राजधर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो आपने देखा कि जब गुजरात में जिस तरह का तांडव हुआ और अटल जी ने राजधर्म की सलाह दी थी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अटल जी सत्ता से बाहर चले गए। हमको चिंतित होना चाहिए। हमको विपक्षी दलों के बहिष्कार, चाहे नीति आयोग का हो या संसद के इनॉग्रेशन का हो, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री को विपक्ष चुनौती दे रहा है। हमको इस रूप में लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री विपक्ष की चुनौती की परवाह नहीं कर रहे, विपक्ष की चिंता नहीं कर रहे। जिन 11 राज्यों के या 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं है, उन राज्यों की जनता जो करोड़ों में है, 25-30 करोड़ जनता जो है, उसकी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। वो जो 20 दल कल के उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे, वो सत्तारूढ़ दल उस जनता को का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके जो सांसद हैं, करीबन 250 सांसद, 234 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, जो कल अनुपस्थित रहेंगे, वो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री को उनकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को फिर किस चीज की चिंता है? हमारे समझने की, हम ये समझना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि नई संसद या नीति आयोग की जरूरत क्या है।
अगर नीति आयोग में विपक्ष नहीं है, संसद के इनॉग्रेशन में विपक्ष नहीं है, गैर भाजपाई दल नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, और एक के बाद एक राज्य हारने के बाद भी प्रधानमंत्री कहीं से विचलित नजर नहीं आते हैं। हमने अतीत में देखा है, जरा सी हार इंदिरा जी के जमाने से तो हम ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पहले शायद उतनी दृष्टि नहीं रही होगी। पूरा का पूरा केंद्र हिल जाता था अगर किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल की हुकूमत चली जाती थी। जी। आप सोचिए कि पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक और तमाम कितने राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है, और एनडीए में अब कौन बचा है, और जो विपक्षी दल संसद के इनॉग्रेशन में साथ में भी हैं, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो सरकार के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, या न वो विपक्ष के साथ है न सरकार के साथ है। जैसे बीजू जनता दल है, या अकाली दल है, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। तो फिर अगर देश की जनता इस सरकार के साथ नहीं है, और इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको अनुशासन की डोर से हाँका जा रहा है, बांधा जा रहा है, डर से बंधे हुए हैं वो, तो फिर इस देश को चलाया किस तरह से जा रहा है, और हमको क्या उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं। आप बताइए राजीव जी, क्या 2024 के बाद का कोई नक्शा आपकी आंखों के सामने उभरता है क्या, कि किस तरह की संसद आपके सामने होगी और किस तरह का विपक्ष होगा, और क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष की जरूरत है भी कि नहीं है? अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की भी जरूरत नहीं है, विपक्ष की भी जरूरत नहीं है, देश की जनता की भी जरूरत नहीं है, तो आपको और हम सबको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री आखिर किस बलबूते पर देश पर राज करना चाहते हैं। ये बड़े सवाल हैं। मैं बहुत खुश नहीं हूं जो हो रहा है कि ये नीति आयोग से इतने दल अनुपस्थित हैं या कल अनुपस्थित रहेंगे। ये कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। एक नए मकान के उद्घाटन के अवसर पर अगर आपके कुछ लोग, परिजन अगर बहिष्कार कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको अशुभ संकेत मानते हैं। ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है कि नई संसद की शुरुआत, एक ऐसी नई संसद बनने जा रही है जिसमें से प्रधानमंत्री की आवाज गूंजेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तालियां बजाकर उनको सुनते रहेंगे, जैसा कि चीन में और रूस में होता है या उत्तरी कोरिया में होता होगा। ये मैं कोई प्रजातंत्र के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर के तौर पे नहीं देख रहा हूं कि विपक्ष को इस स्थिति पर उतरना पड़ रहा है, मतलब इस स्थिति के लिए मजबूर कर दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहिष्कार और सिर्फ बहिष्कार, लेकिन बहिष्कार क्यों किया जा रहा है ये सोचने का काम बीजेपी यानी कि सत्तारूढ़ दल का है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुखिया हैं, पीएम पद पर विराजमान हैं, इसलिए उनको भी सोचने की ज़रूरत है। बहिष्कार खासकर नए संसद भवन का, बहिष्कार आज नीति आयोग की बैठक का, और भी आने वाले समय में किन किन बहिष्कारों को हम देखेंगे। और जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे हैं कि 2024 के बाद की तस्वीर, बिल्कुल अभी जब ये सवाल पूछ रहे थे तो मैं भी थोड़ा बाद सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी बातें आ रही हैं 2024 तक की ही आ रही हैं, और जो 2024 तक बहुत कुछ बिखरता हुआ, बहुत कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है।
शायद आप लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास। टूटता और जुड़ता, तोड़ने और जोड़ने की बात, और सियासत में ये सब कहते हैं कि चलता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सियासत में ये तमाम डायलॉग्स, तमाम बातें हम लोग सुन चुके हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है इसमें एक केंद्र की भूमिका है, एक राज्य की भूमिका है, कुछ बड़े दलों की भूमिका है, कुछ छोटे दलों की भूमिका है, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है। आप देखिए, अभी बता रहे थे गर्ग साहब कि 234 सीटें लोकसभा और राज्यसभा की हैं, जिसके सांसद आते हैं जो कल नहीं आ रहे हैं, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके जिनके वो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके प्रतिनिधि बन के आए हैं, वो कहीं ना कहीं वंचित तो हो रहे हैं, उनका एरिया वंचित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस समय आप विपक्ष का कहना है कि भाई आपने सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट लाया, आप उसमें नया संसद भवन बनाने जा रहे थे, आपने सर्वदलीय बैठक की क्या? नहीं की। आप उसके बाद इसका आपने शिलान्यास किया, आपने सर्वदलीय बैठक नहीं की। आपने अब उद्घाटन आप करने जा रहे हैं, आपने अभी तक राष्ट्रपति जी को थोड़ा किनारे रख दें और संसद के तमाम दलों की भी बात करें, सांसदों की बात करें, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं खाई है दोनों दलों के, मतलब विपक्ष और पक्ष के बीच में, सत्ता पक्ष के बीच में, सत्ता और विपक्ष के बीच में। तो सवाल तो बहुत हैं और इन सवालों के बीच एक बिखरता हुआ देश नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। जरा पूछना, समझना चाहता हूँ सुनील जी आपसे। धन्यवाद राजीव जी, आपने बात सही कही कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और दोस्ती दुश्मनी दोनों की धाराएं चलती रहती हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियों के लिए तर्क लागू होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबकी दोस्ती आवश्यक है। चुनाव जीतने हारने के लिए आप दोस्ती दुश्मनी बनाते रहिए, लेकिन अब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, समाज के निर्माण की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप किसी एक के प्रयास से इनकार नहीं कर सकते। आप जब भगवान राम जैसे व्यक्ति को भी राम सेतु बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो गिलहरी ने उसमें योगदान किया। उस गिलहरी को भी आप खारिज नहीं कर सकते, उसके योगदान को आप खारिज नहीं कर सकते। और भगवान राम जैसे परम प्रतापी व्यक्ति ने भी उस योगदान को लेने से इनकार नहीं किया। यह भी नहीं कहा कि तुम्हारी क्या जरूरत है। जब आप ये देश की संसद का मतलब उसमें देश उपस्थित नहीं है। आपने कहा कि 234 सांसद, देश छोड़ दी, पूरा देश उपस्थित नहीं है। अगर उसमें राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति मतलब पूरे देश का एक प्रतिनिधि। अगर राष्ट्रपति दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हमारे पूरे मुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी 2, 4, 10 व्यक्ति को या एक व्यक्ति को नहीं रिप्रेजेंट करते। राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र का मुखिया है और पूरे देश के एक एक नागरिकों का प्रतिनिधि है। अगर राष्ट्रपति उस आयोजन में उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति उसमें उपस्थित नहीं है, संसद के जो दूसरे सदन के प्रतिनिधि हैं, वो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो उपस्थित नहीं है, क्या विपक्ष के बगैर संसद की कल्पना कर सकते हैं आप? दुनिया किसी देश में जहां पे चुनाव है, गणतंत्र है या लोकतंत्र है, वहां विपक्ष के बगैर किसी संसद की आप उम्मीद कर सकते हैं आप? क्या ऐसा भी कहीं होता है? वो विपक्ष अनुपस्थित है, और न केवल अनुपस्थित है, उनको शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो आप एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें देश की जनता ही मौजूद नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ संवैधानिक पदाधिकारी, कोई राजनीतिक दल के लोग भले वहां मौजूद हो, लेकिन यहाँ वो देश की नुमाइंदगी नहीं है, देश का उपस्थिति नहीं है। और इस व्यवहार के नाते, इस व्यवहार से, इस राजनीतिक सोच से, इस कार्यशैली से आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपने नया संसद क्यों बनाया? कि हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हम उसको और सुदृढ़ करेंगे। आपने सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई? कि लोगों का प्रतिनिधित्व और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अगर संसद नई भवन के निर्माण का उद्देश्य यह था, तो उस प्रक्रिया को पालन करते हुए तो यह पूरा का पूरा उद्घाटन समारोह नहीं दिखता। सवाल तो संसद भवन के निर्माण के समय उठा था ना। क्या
जो भारतीय संसद की आयु इस समय है, क्या इससे पुराने संसद भवन दुनिया के अन्य देशों में इस कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या मौजूद नहीं है? क्या वहां पे संसदीय कार्यवाहियां नहीं चल रही हैं? अगर इतने पुराने और भारत जैसे कम विकसित राज्यों में और भारत जैसे ज्यादा विकसित राज्यों में भी अगर वो संसद भवन मौजूद है और उनको रख रखाव पर रखा गया और वहां संसदीय कार्यवाही चल रही है, तो हमारे पास 2200 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी, वो अभी उस समय जब पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति है। आप ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं बन रहे हैं, आप ये कहते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, आप ये कहते हैं कि तमाम तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस आर्थिक गतिविधियों को आप संचालित नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं। जो आपने किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, छात्राओं को आपने आश्वासन दिया था वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे दौर में 2200 करोड़ रुपए आप खर्च करें एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए बिना अतार्किक रूप से, सवाल तो ही पैदा हुआ था। चलिए साहब, आपने बना, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार ये जो नया संसद भवन बना है या उस समय बना था जब सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन अगर आप सबको समाहित करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं इसमें, तो ये आयोजन, उसकी गरिमा और बढ़ जाती है और लोगों की उपस्थिति से ही आप गरिमा बढ़ा सकते हैं। अगर आप यह कोशिश कर रहे हैं कि इस संसद जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्तित्व में लाने, इसको मजबूत बनाने, इसमें जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने और इसकी कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए जिन लोगों का योगदान है, आप उनके योगदान को खारिज करने का प्रयास करने अगर आप कर रहे हैं तो यह आपकी राजनीतिक शैली हो सकती है जिसको देश स्वीकार नहीं करेगा। और अगर देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अगर आप आंख बंद किए रहेंगे तो आप तो घिरते ही जाएंगे ना। अगर 20 राजनीतिक दल संख्या नहीं है, केवल ऐसा नहीं कि आप कहिए कि 20 राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और 25 राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल ये संख्या का सवाल नहीं है। 21 राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और 24 राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है कि ये राजनीतिक दल कितने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस देश के कितने बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वहां बिहार मौजूद नहीं है, अगर वहां राजस्थान मौजूद नहीं है, अगर वहां तमिलनाडु मौजूद नहीं है, अगर वहां कर्नाटक मौजूद नहीं है, अगर वहां पश्चिम बंगाल मौजूद नहीं है, अगर वहां झारखंड मौजूद नहीं है, तो देश का कौन सा हिस्सा मौजूद है? और इतने बड़े देश की गैर मौजूदगी में देश की इतने बड़े लोकतांत्रिक संस्था के उद्घाटन को आप गरिमामय कैसे बढ़ा सकते हैं? और आप भले ना बोले, आपने कहा कि ना वो सम्मानित प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपके न बोलने से मुद्दे खत्म हो जाते हैं। मुद्दे अगर आप, इसका मतलब यह कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उन मुद्दों पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप उस पर निरुत्तर हैं, आपके पास उसका कोई तर्क नहीं है। अगर जंतर मंतर पर बैठी हुई इस देश की धरोहर प्रतिभावान महिला पहलवानों के मुद्दे पर अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, गोया कि आप निरुत्तर हैं और आप घिरे हुए हैं। और आप आंख बंद करके, आपके आंख बंद कर लेने से पूरा का पूरा देश इन मुद्दों को भूल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पिछले 9 सालों में आपने किया क्या, अगर ये कहीं होता है, हमने तो नहीं देखा ना। ऑस्ट्रेलिया में किसी देश का या किसी देश में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष भाषण देकर के आवे और वहां का मीडिया उसके खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दे, ये तो कभी नहीं होता रहा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हमने क्या किया। अगर ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद वहां का मीडिया वहां के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है कि आप इनके साथ कैसे खड़े हो गए, तो ये सोचना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको एक कार्यशैली अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। आप उन सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप वहां जा रहे थे, अगर वो सम्मेलन स्थगित हो गया था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्या अगर आप लोकतांत्रिक देश के मूल्यों और परंपराओं का पालन करता हुआ कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह का निर्णय ले सकता है क्या? आप किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, इस भारत गणतंत्र के प्रतिनिधि हैं, तमाम नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपके ऊपर बनती ही बनती है। आप अपने देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों की अवहेलना करके दूसरे देश में जाकर के अगर आप कोई बात करते हैं तो उससे आपको राजनीतिक लाभ लगता होगा कि आपको मिल रहा है, आप अपना गौरवगान कर लीजिए। इसलिए अगर आप स्वदेशी मुद्दों की अवहेलना कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में भारतीय लोगों के साथ उठ रहे जो सवाल है उनकी अवहेलना कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप सवाल क्यों नहीं उठाते
कि हमारे देश के 5 राज्यों के जो विद्यार्थी वहां जा रहे हैं उन पर आपने रोक कैसे लगा दी? सवाल इस बात का है ना, हम किस बात के लिए वहां जाते हैं कि जो भारतीय नागरिक उस संबंधित देश में जो समस्याएं झेल रहा है, जिस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों को उठाया जाए। अगर आप उन सवालों को नहीं उठाते हैं तो वह यह आपकी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। और आप सवालों, अगर नीति आयोग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं तो शामिल कौन है वहां? और वो दो जो 10 राज्य हैं वो उस तरह के राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ नहीं है। वो एक बड़ा भूभाग है इस देश का, बड़े 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 जनसंख्या है, जन समुदाय है जिसके प्रतिनिधि हैं जो नीति आयोग में शामिल नहीं हुए। अगर नीति निर्माण के प्रक्रिया में इतने बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं तो कौन सी नीतियां बना रहे हैं? और अगर क्या इतने बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर आपके नीति निर्माण की कोई प्रक्रिया, उसका समर्थन किया जा सकता है? क्या वो तार्किक कहा जा सकता है? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? यह आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर इन मुद्दों को लेकर के भी अगर आपके मन में हलचल नहीं है तो ये निश्चित रूप से आप घिरे हुए हैं, और आप इस तरह से घिरे हुए हैं कि आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप कृत्रिम तरीके से अपने आप को आत्मविश्वास में रहने का दावा कर सकते हैं, लेकिन है नहीं। इतने बड़े सवाल हैं, इतने बड़े मुद्दे हैं इस देश के लोगों ने खड़े किए हैं, जिन मुद्दों पर आपके पास आप निरुत्तर हैं, और इसीलिए आप हर चारों तरफ से घिरे हुए। ये स्थितियां कभी नहीं थी। आप याद कीजिए ना, आप 2014 याद कीजिए, 2019 याद कीजिए, ये हालात नहीं थे। लोग अब इस नीति निर्णय की प्रक्रियाओं में शामिल होते थे, उनको उम्मीद थी कि एक नया भारत बनेगा, क्योंकि आप नए भारत के निर्माण का आपने आश्वासन दिया था। आज वो जब लोगों को पूरा नहीं होता दिख रहा है तो लोग सब अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मुद्दों को का जवाब दिए बगैर आप अपने आप को विश्वसनीय नहीं बना सकते। लोगों के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान किए बगैर आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते। देश के बड़े भूभाग को, देश के बड़े हिस्से को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए बगैर आप उसको तार्किक नहीं बना सकते। देश के संवैधानिक संस्थाओं को, देश के संवैधानिक पदाधिकारियों को अगर आप नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते हैं तो वह उसको जन स्वीकृति के लायक आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप खुद का महिमा मंडन कर, आपको लगता है कि महिमा मंडन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही महिमा मंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सवाल खड़े होंगे जिससे तमाम आपकी जो कोशिश है वो खंडित रहेगी। जी बिल्कुल 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 खंडित रहेंगी, बिल्कुल खंडित रहेंगी, और वही हो भी रहा है। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए, बहिष्कार की बात हम कर रहे हैं, कल नए संसद भवन का बहिष्कार है, उससे पहले आज आपने देख लिया नीति आयोग की बैठक, गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, और उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ भी एक बहिष्कार। यानी कि अब खुल करके क्या विपक्ष ने भी हमला बोलना सीख लिया है या शुरू कर दिया है, ये माना जाए? क्योंकि अभी तक जो बातें होती थी, कोई इधर है कोई उधर है, अब तो साफ नज़र आ रहा है कि कौन कहाँ है। और आज केसीआर और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। केसीआर ने कहा कि हमारी पहले से मुलाकात इधर निर्धारित थी, इसलिए नहीं आया हूँ। ममता बनर्जी अपने प्रतिनिधि को भेज रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ उनके प्रतिनिधि को आने से मना कर दिया कि नहीं, उसमें आप आएंगी तो आइए। तो ये तमाम बातें रही हैं। तो एक तरफ नीति आयोग की बैठक, दूसरी तरफ कल की तैयारियां, उसका 21 दलों के द्वारा बहिष्कार। क्या विपक्ष ने भी कैसे 2024 तक और उससे पहले हल्ला बोल करना है, उसकी एक रूपरेखा बना ली है, ये माना जाए? बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से विपक्ष ने इस नई इमारत का, संसद की नई इमारत के उद्घाटन का बायकॉट किया है, इससे 2024 के बाद बनने वाली संसद की तस्वीर साफ हो रही है कि 2024, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि 2024 के बाद क्या दिखता है। मुझे यह दिख रहा है कि 2024 के बाद के संसद की तस्वीर साफ हो रही है कि वो संसद कैसी बनेगी, और वो इसी बायकॉट से साबित हो रहा है। अभी श्रवण गर्ग जी एक बात कह रहे थे कि राष्ट्रपति का पद जो है वो उसका औचित्य नहीं रह गया मोदी साहब की नज़र में। ठीक बात है,
लेकिन अगर आप देखिए, गर्ग साहब तो बहुत सामान्य से पत्रकारिता में हैं और सभी लोग हैं यहाँ पे, आपने कितनी बार सुना राजीव जी की कैबिनेट की मीटिंग हुई आज और कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसले लिए गए? कैबिनेट की मीटिंग की खबरें आना बंद हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को देश का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है वो मालूम भी नहीं होगा, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी एक चर्चित चेहरा होता था, चर्चित नाम होता था, अखबारों की सुर्खियों में सप्ताह में 5-6 दिन उसका जिक्र होता था। पीआईओ तो न जाने कब कहाँ खो गया। एक पीआईओ नाम का भी पद है इस देश में, जो सरकार का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता है। प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार अब कोई नहीं है। एक कोई पीआर का व्यक्ति है जो गुजरात से इनके साथ आया है, वो टेलीफोन करके लोगों को हेडलाइन या खबरें बताता है। तो सरकार नाम की कोई व्यवस्थित एक इकाई, एक इंस्टीट्यूशन, एक दफ्तर नहीं चल रहा है। कैबिनेट नहीं है, सिर्फ मोदी हैं, नड्डा जी भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी कि किस तरीके के बाकी दुनिया के जो देश हैं जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है, बहुत खूबसूरत संसद भवन है रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, वहाँ विपक्ष नहीं है। तो बगैर विपक्ष के संसद का कोई औचित्य होगा क्या? और संवैधानिक रूप से आर्टिकल 79 में तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। उपराष्ट्रपति जिनसे तमाम उनके सदन चलाने के तरीकों पर असहमति के बावजूद वो अपर हाउस के चेयरमैन हैं, उनका भी नाम नहीं है जी। और दूसरा क्या हो रहा है, जिसकी बड़ी एक फर्जी वीडियो बनाया गया। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कुछ कहा, सिंगौर या राजदंड, कहीं कोई लिखित ऐसा इतिहास नहीं है कि वो कोई सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। कुछ देशों में है, जैसे आपको बताएं कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जब सत्ता हस्तांतरण होता है तो एक पीतल की मोहर है, वो एक दूसरे को देते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है। एक छोटा सा सिंबॉलिक वो है। ये जो राजदंड है, ये तो राजसी सामंतवादी, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे, कि वो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है। और ये सरकार दो काम कर रही है और उन दोनों काम को एक ही चश्मे से देखने की आवश्यकता है। एक कि जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं हो रही है। पहला मौका है इस देश की आज़ादी के बाद जब जनगणना का हॉलिडे हो गया। युद्ध के समय भी जनगणना हुई है, तो जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। लेकिन एक ब्राह्मणवादी तौर तरीके वाला, एक सामंती तौर तरीके वाला जो है वो राजदंड रखा जा रहा है। और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, किससे सत्ता किसको हस्तांतरण हो रही है भाई? कल 28 तारीख को, 28 मई को कोई सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। सन 47 में राजीव जी आज़ादी नई नई मिली थी, देश के तमाम लोगों को उत्साह था, उल्लास का माहौल था। बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंचते थे, कोई शॉल लेके आता था, कोई हथकरघा से बना हुआ कुछ सामान लेकर आता था। तो अब प्रतीकों के जरिए, और वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उस वक्त के जो भी लोग होंगे महत्वपूर्ण लोग, वो उसको स्वीकार करते थे। उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परंपरा बना दी जाए। बिल्कुल। आज के जर्मनी में कोई ऐसा चांसलर वहां आ जाए
जो हिटलर का सामान संग्रहालय से उठा उठा के लाने लग जाए और उन्हीं परंपराओं को जीवित करने लग जाए, तो क्या जर्मनी के लोग मानेंगे इस बात को? कल उसको हटा देंगे वहां से। तो ये चिंता, मतलब एक संकेत जो जा रहा है, वो संकेत ये है कि हम सामंती व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं। उस सिंबल्स को, उन प्रतीकों को ला के सुशोभित किया जा रहा है और वो व्यवस्था जो है वो एक ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था को लागू करने का काम शुरू हो चुका है विधिवत रूप से। आप देखिए कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या दूसरे, अगर संसद का नए भवन का उद्घाटन हो रहा है तो देश के तमाम सारे लोगों को बुलाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को बुलाना चाहिए, लेखकों, कवियों को, कलाकारों को बुलाना चाहिए, ना कि मंदिर के पुजारियों को बुलाकर वहां पे पूजा पाठ करानी चाहिए। धर्म का और कर्मकांडों का अपना स्थान है, उसकी जगह संसद नहीं है, सही की जगह और है। और दूसरी चीज की देखिए, इतिहास के प्रतीकों से हम सबक लेते हैं। ये जो राजदंड है, ये अगर संग्रहालय में रखा था या इस तरीके के बहुत सारे प्रतीक रखे हुए थे, तो उन प्रतीकों से सबक लेने का काम हम लोगों का होना चाहिए कि हाँ, ये म्यूजियम में रखा गया है, उसकी कहानी ये थी, इससे सबक लें और आगे बढ़ें। हम 21st सेंचुरी के भारत में राजदंड के साथ लेकर नहीं आएंगे। और एक आखिरी बात, ये जो एक नक्शा तो खींच ही दिया श्रवण जी ने, लेकिन मैं एक बात जो कह रहा हूँ कि ये जो विपक्षी दलों की एकता है या अभूतपूर्व है, इतने मीडिया के हमले के बावजूद, इतने बहुत सारे सेकुलर लोग भी, जिनको सेकुलर लोग समझते हैं, उनके भी लेख आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा आज सुबह लेके। तो बहुत सारे दबाव के बावजूद, एक कॉर्पोरेट दबाव है, मीडिया का दबाव है, सोशल मीडिया के ट्रोल्स का दबाव है, प्रोपेगेंडा का दबाव है, उन सब दबावों के बावजूद अगर विपक्षी दलों ने एक एकता को बना के रखा है और उसका वो बायकॉट कर रहे हैं, जिसको मेरी उम्मीद है कि वो कामयाब होगा कल। अगर वो कामयाब होता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर होगा। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, मैं जानता हूं आपको जाना है, लेकिन एक छोटा कमेंट एक चाहूँगा आपसे, फटाफट फिर आता हूं। अमलेंदु जी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। गर्ग साहब, विपक्षी दलों की एकता की बात अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ है, और 2024 के बाद की बात आप कर रहे थे, उसकी हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी से लेकर के 2024 तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसमें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितना मजबूत होता हुआ विपक्ष को आप देख पा रहे हैं? कितना घिरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को आप देख पा रहे हैं? यहाँ से आगे कर्नाटक बीत चुका है, कर्नाटक की कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन क्या एक अगली कहानी वहाँ से शुरू हो चुकी है? इस रूप में देखा जाए, आप मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ की कहानी तो अभी शुरू हुई है। और क्या मध्य प्रदेश भी 2024 के लिए एक बड़ा, कहें तो एक एग्जाम्पल साबित होने वाला है? क्योंकि वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के उधर जाने के बाद बहुत कुछ बदला हुआ, सियासी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, उस हिसाब से भी देखें तो। मैं इसको घटना मानता हूं जो चल रहा है। एक चीज जो हम लोगों ने नोटिस नहीं की, जो करना चाहिए, बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक हैं, जिनके बारे में ये स्टैंड रहा, साथ हैं न उनके साथ हैं, बीच में हैं, और उन्होंने पूर्व में कहा था कि वो संसद के इनॉग्रेशन में उपस्थित रहेंगे। आश्चर्य होगा राजीव जी कि आज वो नीति आयोग की बैठक में नहीं थे। ये बड़ी घटना है। मतलब आप सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये देश को एक धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ जो सरकार ले जा रही थी, वो मिस कर गई कि
राजनीतिक ध्रुवीकरण उसके खिलाफ कितना जबरदस्त हो रहा है जी। ये बड़ा एक अद्भुत है कि सरकार ने अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित किया हुआ है और उसको पता ही नहीं है उसके नीचे से जमीन खसक रही है पूरी की पूरी। तो ये एक बड़ी घटना है राजीव जी। और मैं विपक्ष के लिहाज से, और मध्य प्रदेश का आपने पूछा, मध्य प्रदेश निश्चित ही एक बड़ी घटना के तौर पर, बड़े शौक के तौर पर मैं एक चीज और देख रहा हूं राजीव जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े फेरबदल आने वाले दिनों में कर सकती है और वो कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने काफी अपने आप को नए सिरे से संगठित करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई चीजें चल रही है, पैरेलली चल रही हैं और बहुत संघर्ष का मामला मध्य प्रदेश बनने वाला है। पर निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पर है यहाँ और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस में उस तरह के परिवर्तन हो जिसकी की जरूरत है। तो कांग्रेस में भी बहुत बड़े परिवर्तनों की जरूरत है और आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को रिपीट करेगी मध्य प्रदेश में, चाहे लोगों के टिकट काटने में हो या कई चीजों को लेकर मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश बड़ा बैटल ग्राउंड बनने वाला है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में 2047 के भारत की कल्पना करते हैं एक तरफ और संसद में राजदंड 1947 का स्थापित करते हैं और अपने भाषणों में विभाजन की विभीषिका का जिक्र करते हैं। तो हमको ये अभी समझ के बाहर है कि प्रधानमंत्री इस देश को विभाजन की किसी विभीषिका की ओर ले जा रहे हैं 1947 की तरफ, कि 2047 के विकसित भारत की तरफ ले। ये हम देश की जनता के समझ से परे है। प्रधानमंत्री के आने वाले जो दिन हैं, कदम हैं, वो हमको अपने प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे राजीव जी। अभी हम शायद प्रधानमंत्री के बारे में ठीक से समझ नहीं पाए हैं, 9 सालों में तो नहीं समझ पाए हैं, पर हो सकता है कि आखिरी 9-10 महीनों में हम अपने असली प्रधानमंत्री को देख पाए, क्योंकि 2014 और 19 के प्रधानमंत्री अलग थे और 2024 के प्रधानमंत्री अलग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। 2023 से 24 की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, शायद वो असली प्रधानमंत्री दिखें जो आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद गर साहब, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या एक कंफ्यूज्ड प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं या हम जनता ही कंफ्यूज्ड हैं कि उनको समझ नहीं पा रहे हैं? कभी प्रधानमंत्री 1947 में ले जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री 2047 में ले जा रहे हैं, कभी विभाजन की विभीषिका की बात करते हैं और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मनाते हैं, तो कभी 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देते हैं, फिर बोलते हैं 2026 में कुछ और करेंगे। 2022 और 26 का जो टारगेट है बहुत नज़दीक का होता है, तो फिर अब 2047 की बात करने लगते हैं। इस रूप में देखा जाए, यानी टारगेट लंबा दो ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आधी जनता मर खप जाए। ऐसे ही पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं और हॉस्पिटल तो बनाना नहीं है और उसके बाद पूछने वाला कोई रहेगा नहीं, ये माना जाए। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, एक कवि है संपत सरल, हास्य कवि है वो, तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल होता है। तो कहते हैं कि मोदी जी ने शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, 50 साल के लिए लोन लिया, तो 50 साल बाद जापान कहाँ होगा और भारत कहाँ होगा, बुलेट ट्रेन कहाँ होगी, वो किसी को नहीं पता है। तो अभी तक तो बुलेट ट्रेन की जो है पटरियाँ भी नहीं बिछी हैं। 50 साल के लिए लोन तो लिया जा चुका है, अब वो लोन कहाँ खर्च हुआ वो अलग का मसला है, शिंजो आबे कहाँ चले गए वो अलग का मसला है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है बहुत दिव्य सोच वाले हैं,
तो इसको आप दिव्यांगता से मत जोड़ लीजिएगा, मतलब कतई भी। दिव्य सोच वाले हैं तो वो दिव्य फैसले ही लिया करते हैं और दिव्य बातें किया करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव जी असल में कंफ्यूज नहीं है और जनता भी कंफ्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री चूंकि सच्चे स्वयंसेवक हैं तो वो संघ के द्वारा जो प्रदत्त उनको शिक्षाएं हैं उसका पूर्णता पालन करते हैं। संघ जो है वो कभी भी एक भाषा में नहीं बोलता है, उसका असली एजेंडा होता है वो छिपा हुआ रहता है और उसके 20 लोग जो है 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे, जनता कंफ्यूज रहे कि संघ आखिर चाहता क्या है। तो प्रधानमंत्री अकेले जो है पूरे संघ की भूमिका जो निभा रहे हैं आजकल, वो 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है, ये है क्या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने चूंकि सब कुछ स्वयं अपने में केंद्रित कर लिया है और एक अकेले सब पे भारी हैं, तो एक अकेले पूरे आरएसएस पे भी भारी हैं, तो आरएसएस को 20 लोगों के मुंह से कुछ कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। 20 बातें प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से स्वयं कह लेते हैं। तो अब पहले कहा गया था कि 2022 में जो है सबकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी किसानों की, अब 22 भी निकल गया, पता नहीं चला। लेकिन सवाल ये राजीव जी कि अगर ये परंपराएं ऐसी पड़ती नहीं और बताया जाता है ये परंपराएं हैं कि वो राजदंड स्थापित किया गया, तो कल को परंपरा ये ना बन जाए कि जो है वो शॉल लेकर के पाकिस्तान भी आना है भारत के प्रधानमंत्री को, और पाकिस्तान से आम आने हैं यहाँ। तो ये भी जो है वो परंपराओं में लिखना दिया जाए कि इस परंपरा का भी पालन किया जाना है, क्योंकि परंपराएं तो ऐसी बना करती हैं और राजघरानों की परंपराएं तो बिल्कुल ऐसी बना करती हैं कि सारे कायदे कानून तोड़ करके शॉल ले जाई जाती है, आम लाए जाते हैं। तो अब ये शॉल और आम जो है मुझे लगता है ये भी परंपराओं में शामिल जो है वो हो ही जाएंगे और देश जो है देखेगा आगे आने वाले समय में कि शॉल जो है वो भिजवाई जानी है आप पाकिस्तान को। सब मिला के राजीव की कुल मिला के ये है कि विपक्ष का जो ये हमला है, आप कह लीजिए कि विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है, एक तो राजीव जी अगर आपने कुश्ती कभी देखी हो तो पहलवान जब लड़ाई लड़ते हैं और एक पहलवान जो होता है वो शरीर में बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है, इतना ज्यादा तेल मल करके आता है कि आप उसको पकड़े तो वो जो फिसल जाए हाथ में से। तो प्रधानमंत्री जो है वो अखाड़े में उसी पहलवान की तरह आते हैं जो शरीर पे जो है बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है ताकि सामने वाला पहलवान जो है वो पकड़े तो वो उसकी पकड़ से निकल के बाहर चले जाए। तो प्रधानमंत्री अपनी तरीके से तेल काफी मल के आए हैं अपने शरीर पे। अब देखना ये है कि इस मल्ल युद्ध में जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, विपक्ष जो है वो इस मल्ल युद्ध में लोकतंत्र बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, या प्रधानमंत्री जो है वो उसकी गिरफ्त से निकल कर भाग जाते हैं, ये देखना जो असली चीज होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हमला बोला है राजीव जी, गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ जो है एक संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि ये जो है सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है, और अगर सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला होता तो विपक्ष की निंदा की जा सकती थी कि इसका जो है वो निंदा की जानी चाहिए, एक अच्छी चीज बन रही है, नई चीज बन रही है, नया विजन है उसमें प्रधानमंत्री का, नई कुर्सियां लगी है उसमें बहुत अच्छी अच्छी, और पता नहीं वो दीमक का जो है उसमें पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दीमक की दवा लगी है कि नहीं लगी है, वो सब बातें है वो तो जब समय आएगा तब मालूम पड़ेगा। छत तो नहीं चू रही है वो भी मालूम पड़ेगा पहली बरसात में जो है, क्योंकि बहुत से भवन बनते हैं और पहली बरसात में ही चूने लगते हैं। हाईवे बने हैं बहुत सारे, वो पहली बरसात में धंस जाते हैं। तो ये बरसात होगी तब मालूम पड़ेगा वो तो, जब मानसून सत्र आएगा संसद भवन में कहाँ का पानी टपक रहा है कहाँ का नहीं टपक रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन विपक्ष की जो बात है राजीव जी, वो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। और मुझे लगता है कि जो 19 से 21 दल हुए हैं, इन्होंने समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली मंशा को भांप लिया है। जो गर्ग साहब कह के गए हैं कि अगले 9 से 10 महीने के अंदर आप जो है प्रधानमंत्री का असली स्वरूप देखेंगे, तो उस असली स्वरूप को इस विपक्ष ने पहचान लिया है। मुझे लगता है कि जो लोग जाने की गलती कर रहे हैं और उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री के स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। देश का पता नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो वास्तव में खतरे में मालूम पड़ती है राजीव जी जी, खतरे में। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप किस रूप में देख रहे हैं अगले 9-10 महीने को? क्या आप भी असली प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं? देखिए राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा कि विपक्ष की परीक्षा है कि लोकतंत्र को बचा पाता है कि नहीं, वास्तविकता में देश के एक एक नागरिक की परीक्षा है कि वो लोकतंत्र को बचा पाता है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि वो लोकतंत्र के प्रति सजग हैं, और जनता ने बताया विरोधी दल और विरोध पक्ष जो है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है नागरिकों का।
कर्नाटका की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो तत्पर हैं। ये हमारा दायित्व है, ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, ये आपका देश है। इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, गौरव को बचाने के लिए ये मेरा कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है जिसका निर्वहन आप कर रहे हैं। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बचाने के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए, वास्तविकता में ये बड़ा अवसर है हमारे पास राजीव जी। हम उस जमाने में पैदा हुए हैं जब देश आजाद हो चुका था। जो हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपने खून दे दे के लड़ाई लड़ी थी, फांसी पे लटके थे, लाठियां खाई थी, जेल के अंदर गए थे, बर्फ की सिल्लियों पे लिटाए गए थे। हम तो कम से कम उतना ताप और संताप नहीं सह रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया था, ये आज समय हमारा है। परीक्षा मेरी है, आपकी है, ये देश के एक एक नागरिकों की है। और जो लोग आज खड़े हैं तानाशाही की तरफ, आज जो खड़े हैं लोकतंत्र को और बेटियों को नहीं बचाने की तरफ, आज जो निरंकुशता की तरफ खड़े हैं, वो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि देश की प्रथम महिला, जो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, उनसे और नंबर 2 से, जो नंबर 2 के नागरिक हैं, उनसे आप उद्घाटन नहीं करा रहे। बेटियां 1 महीने से जाते जंतर मंतर पे संघर्ष कर रही हैं, वहां पे मच्छरों से काटी जा रही हैं, उनको सताया जा रहा है। और जो लोग इस समय देश के, तो फिर वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है राजीव जी, कुछ लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे और कुछ लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आज मैं अपने जीवन के संध्या काल में, क्योंकि मुझे भगवान ने यह अवसर दिया है कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूं, भारत के गौरव की रक्षा करूं, इसलिए इस गौरव की रक्षा करने के लिए अंतिम श्वास तक मैं संघर्ष करूंगा। और आप जैसे लोग जो इस संघर्ष में साथ देंगे, उनका भी अभिवादन करके उनका धन्यवाद राजीव जी करूंगा। जी, हम लोग बस बातें करते हैं और संघर्ष तो पूरी जनता कर रही है और समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या ये माना जाए सुनील शुक्ला जी कि पीएम इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं? बिल्कुल, इसलिए कि जो देश के सामने समस्याएं हैं, देश के विपक्षी दल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, देश के भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर आप उन मुद्दों का जवाब नहीं देते, आप उन मुद्दों का जवाब देने के लिए अपने को आप जिम्मेदार नहीं मानते, गोया कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं, उस खतरे को लेकर के पूरा का पूरा जो विपक्ष है वह सशंकित है और वह अपने सवाल खड़ा कर रहा है, और आप आम लोगों को विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, गोया कि आप घिरे हुए हैं। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और आप उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई पहल करते हुए नहीं देखते, और आप ये भी बताने की स्थिति में नहीं है कि नहीं, जो जिस संकट की बात विपक्ष कर रहा है वह कितना गैर वाजिब है या वाजिब है, और आपके पास कोई तथ्य नहीं है, गोया कि आप घिरे हुए हैं। हर तरफ से आप कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष देश के भीतर से उठते हुए सवालों का अगर वह जवाब नहीं देता, अगर उसके पास उन चीजों का उत्तर नहीं है, उन विषयों पर अगर वह इस देश के सामान्य नागरिकों को विश्वास में लेने की स्थिति में नहीं है, गोया कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ। ये सवाल सामान्य मुद्दे नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन और उस उद्घाटन में विपक्षी दलों का शामिल न होना, उसका बहिष्कार करना, ये केवल इतनी सी बात नहीं है। बात केवल है कि इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं, देश के लोकतांत्रिक परंपराओं, देश की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कर क्या रही है। सरकार होती किस बात के लिए है? सरकार केवल इस बात के लिए थोड़ी होती है कि चुनाव जीत जाए, चुनाव हार जाए। अगर चुनाव जीतना और हारना ही कोई मापदंड होता तो हम समय समय पर देश में चुनाव प्रक्रिया में संशोधन या सुधार की बात क्यों करते हैं? जिन लोगों को, जिस तरह के लोगों को आप चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने की बात करते हैं, वो भी चुनाव जीत के ही आते हैं ना। जनता उनको वोट देती है तभी तो जीत के आते हैं। बावजूद इसके सवाल उठते हैं कि साहब सब चुनाव प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए, चुनाव के आयोजन में संशोधन होना चाहिए, इन तरह के लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर होना चाहिए। क्यों इस तरह के सवाल पैदा? क्यों सवाल केवल चुनाव और जीतना ही नहीं है, चुनाव हारना ही महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव के जीतने और हारने के आधार पर किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार,
के गठन को आप औचित्यपूर्ण नहीं समझा सकते। भाई पुतिन साहब तो चुनाव जीत करके ही आए हैं, वो कहीं से आयातित व्यक्ति थोड़े हैं, उस देश के ही नागरिक हैं और लोगों ने उनको मतदान किया हुआ है। क्या आप स्वीकार कर लेंगे उसको, जिस तरह की गतिविधियों में शामिल है या जिस तरह का उनका विरोध होता है? इसलिए आप इस बिना पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को ये निर्णय लेने का अधिकार है। चुनी हुई सरकार को विमर्श के साथ निर्णय लेने का अधिकार है। चुनी हुई सरकार को इस देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के निर्णय लेने का अधिकार है। और जो राष्ट्रीय मसले हैं, यह नई संसद भवन बने उस पर भी कोई विमर्श नहीं हुआ, कहां बने इससे कोई विमर्श नहीं हुआ, उसका स्वरूप क्या हो इससे विमर्श नहीं हुआ, उद्घाटन को लेकर के कोई विमर्श नहीं हुआ। अगर लोकतंत्र में विमर्श की प्रक्रिया को, विमर्श की स्थिति को आप खत्म कर देंगे तो किस लोकतंत्र को आप मजबूत कर रहे हैं? और प्रशांत जी ने कहा पीआईओ का पद ही खत्म हो गया। प्रशांत जी, अब वो पीआईओ का पद नहीं रह गया, वो नया पद दे दिया गया और इस तरह का पद दे दिया कि वो व्यक्ति वहां जाता है उसको खुद पता नहीं होता कुछ क्या है। ऐसे लोग इस प्रक्रिया में शामिल कर लिए गए हैं जिससे कि जो संस्थागत व्यवस्थाएं थी उनको कमजोर कर दिया गया। संस्थाओं को कमजोर करके आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। संस्थाओं में के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाए बगैर आप उस व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किए बगैर आप संस्थाओं को मजबूत नहीं कर सकते। कम से कम लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप मजबूत नहीं कर सकते। और अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए नहीं दिख रहे हैं तो आप चारों तरफ से घिरे हुए। ये सवाल नहीं था जो बात कह रहे थे गर्ग साहब कि हम नए प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं था कि लोग जानते नहीं थे, लेकिन लोग यह मान के चल रहे थे कि जो आपने आश्वासन दिया है कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, हम उस नारे के साथ आपके साथ थे। जब वो नारा धीरे धीरे अपना असर खोता चला गया, उस नारे के नाम पर तमाम गैर भारतीय चीजें लादने का प्रयास की जाने लगी, तब लोग खुल के सामने आ गए। ये सभी राजनीतिक दल नई सरकार के साथ थे। और अगर ये कोई भी सरकार नए भारत के निर्माण की बात करेगी तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल उसके साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन आप गुमराह करके थोड़े लोगों को ला सकते हैं। और ये सही है कि जो जिस तरीके का विपक्षी दलों में एकता हुई है, बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। ऐसे राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार हुए हैं जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, अपने अपने मुद्दों उन्होंने अलग निर्धारित कर लिया था। लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि वह अपना राजनीतिक हित देखें कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखें, इस देश के संघीय व्यवस्था को बचाने का प्रयास करें या अपने राजनीतिक हितों को महत्व दें। इन तमाम चीजों को अगर अपने निजी और जाति राजनीतिक हितों के अवहेलना करके जिस तरीके से बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, यह देश के राजनीतिक भविष्य का संकेत करते हैं। या इस बात का संकेत करते हैं कि देश का बड़ा आवाम, बड़ा तबका, बड़ी संख्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। वो झांसे में आने वाली नहीं है जिस झांसे में आप लाने का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक में आपने क्या किया? ये कोई पहली बार थोड़ा है कि आप काल्पनिक चरित्र खड़ा करते हैं। कर्नाटक में आपने टीपू सुल्तान को मारने वाले 2 नए चरित्र अपने पैदा कर दिया। क्या कर्नाटक राज्य ने उसको स्वीकार कर लिया? कर्नाटक के नागरिकों ने उसको स्वीकार कर लिया। आप एक नया जो राजदंड लेकर के चले आए, अगर क्या इस देश के लोग नागरिक स्वीकार कर लेंगे? जो चीज है ही नहीं है, जो चीज परंपरा में इस देश को आजादी तब मिली जब यूनियन जैक हटाया गया और भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया। यह ऐतिहासिक घटना है। किसी वस्तुओं के लेन देन से इस देश ने सत्ता नहीं बदली है। इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया। यह तथ्य है। राजदंड बदल देने से इस देश में आजादी नहीं मिल गई। कोई वस्तुओं के लेन देन से नहीं बदल गई। कुछ धार्मिक लोगों के मंत्र पढ़ देने से इस देश में लोकतंत्र नहीं आ गया। यूनियन जैक इस देश के लोगों ने हटाया है और उस यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगे झंडे को फहराने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने त्याग दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया हुआ है। आप इन चीजों को झुठला नहीं सकते। और ये तो नए नए कृत्रिम चरित्र बनाने का इस भारतीय जनता पार्टी को एक आदत सी है। अभी तत्काल आप कर्नाटक के इतिहास में, कर्नाटक के चुनाव में आप देख लीजिए। सवाल ये कि आपके कहने से और आपके बताने, अगर आपके पास 28 फरवरी का दिन आपने क्यों चुना, आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर आपके मन में कोई बात है, क्या आप बता सकते हैं कि हम उस देश से चल करके आए हैं जिस व्यक्ति का जन्म 28 फरवरी को हुआ था और दुनिया में आप वही सम्मान पा जाएंगे?
हम और दुनिया में इसलिए सम्मान हमारा और आपका और हमारे देश के नेताओं का है कि हम कहते हैं कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश से हम आए। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम उस देश से आए कि हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए तमाम तरह के संघर्ष किए हैं और तमाम तरह के बलिदान दिए। और अगर आप देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने का प्रयास करेंगे, लोगों की अभिलाषाओं के साथ आप खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे, लोगों के सपनों को आप छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, तो यकीन मानिए आपके राजनीतिक मंतव्य पूरे नहीं हो सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक मंतव्य और क्या उसी के तहत जो कुछ हो रहा है, जो राजनीति चल रही है, क्या इस राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं? आपको लगता है संजय जी कि यहाँ पीएम एक्सपोज हो चुके हैं, भाजपा एक्सपोज हो चुकी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम, भाजपा, संघ परिवार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्या वो इससे प्रभावित हैं? मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और बाकायदा प्लान्ड है। मतलब नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर की तरह बाकायदा पोजीशन किया गया। ऐसा नहीं लगता, अब तो ऐसा लगता है, पहले नहीं लगता था। पहले वो लगता था कि आदतन वो झूठ बोलते हैं या कुछ झूठ बोल जाते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि वो सब प्लान्ड था। किसी तरह सत्ता हथियाओ, फिर हिंदुत्व को लागू करो और फिर 370 हटाओ और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करो। ये अगर लक्ष्य है तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही पूरा कर सकता है, वो कोई डेमोक्रेटिक आदमी नहीं कर सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं हुआ और पहले की विपक्षी सरकारों से नहीं हुआ। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को लाया गया या नरेंद्र मोदी का साथ दिया गया और आंख मूंद कर 9 साल से साथ दिया जा रहा है, जबकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार चलाना या प्रशासन चलाना जैसा तो कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। उसमें नोटबंदी की आजादी उनको दी गई, जीएसटी लागू करने की आजादी उनको दी गई, मतलब संघ परिवार ने दी। मैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं, संघ परिवार ने दी और वो उन्होंने सब जैसे चाहा वैसे किया और जितना गड़बड़ हुआ उसमें, जितनी खामियां हो सकती थी, उस पर कोई सवाल उनसे नहीं पूछा गया। देश पूछ रहा है वो अलग बात है, लेकिन संघ परिवार क्यों नहीं पूछ रहा है? आखिर तो उनका गार्जियन संघ परिवार ही है, जो जिसके संरक्षण में या जिसके कारण वो इतने बड़े या इतने पॉपुलर हो पाए। तो अगर उनको संघ परिवार ने ऐसा बनाया है तो मुझे लगता है कि वो ये चाहता है, भले हम कहें कि एक्सपोज हो गया, एक्सपोज तो हो गया, लेकिन 370 हटा दिया, 370 हटा दिया और 370 हटाने की जो दिक्कतें हैं या जो प्रक्रिया है उसमें क्या हुआ, उसका तो पालन ही नहीं हुआ। और कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुआ, चुनाव की बात नहीं है, चुनाव की स्थिति नहीं है, और जबरदस्ती ये कहा जाता है कि कश्मीर में कुछ बेहतर हुआ। 370 हटाने से कुछ बेहतर तो नहीं हुआ है, अगर स्थिति खराब नहीं हुई है तो बेहतर तो नहीं हुआ है। लेकिन प्रचारित देखिए कि क्या किया जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। जहां तक सरकार चलाने की बात है उसमें तो जैसा अभी प्रसाद जी ने कहा और श्रवण गर्ग जी ने कहा, वो सब तो कुछ हुआ, सरकार जैसे चलती है वैसे होता ही नहीं। मतलब विदेश से आने के बाद प्रधानमंत्री विदेश गए थे, लौट वहां क्या करके आए, किससे मिले, क्या भाषण किया, क्या काम किया, कहां भाषण हुआ, वो सब तो कोई खबर ही नहीं है, ना अखबारों में छपी, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने बताया। पुराना नियम था कि राष्ट्रपति के पास जाकर के रिपोर्ट भी करते थे, अब तो वो भी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री विदेश से लौट के आए तो जाके राष्ट्रपति को बताए, तो वो नहीं। तो वो राष्ट्रपति को कैसे देखते हैं ये तो इससे स्पष्ट है, तो वो उद्घाटन क्यों करवाएंगे? राष्ट्रपति का एक पद होता है, इसलिए वो पद है और उस पर किसी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो एक नियुक्ति हो गई जिसका उन्होंने राजनीतिक लाभ भी लिया कि हमने आदिवासी को बैठा दिया, महिला को बैठा दिया वगैरह, और ये सब संघ परिवार के नेतृत्व में, संरक्षण में, देखरेख में हुआ। तो इसलिए वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जिसको संघ परिवार का पूरा समर्थन है, वो यही है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है और करे जाओ। उससे अगर ये 2024 जीत गए तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो जितना हुआ है वो कम नहीं है। दिल्ली में 2 कार्यालय बना लेना ही कम नहीं है, बीजेपी के पास जो पैसा आया, जो चंदा इकट्ठा हुआ, वो कम नहीं है। तो जो हो गया नरेंद्र मोदी के जरिए या नरेंद्र मोदी के कारण, और जो कुछ बदला जा चुका, अगर उसको 2024 के बाद वापस नहीं किया गया या जितना खराब हुआ है उसको नहीं सुधारा जा सका, और 2024 के बाद ये दूसरी सरकार बन गई, तो भी वो क्या पुरानी स्थिति ला सकेगी और जितना खराब हुआ है उसको कंपनसेट कर सकेगी? मुझे नहीं लगता है कि नहीं किया। तो बीजेपी या संघ परिवार तो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ी रहे और वो कामयाब है।
उसमें देखना ये है कि उनको सरकार चलाना था कि नहीं, या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना था कि नहीं था। हम लोग ये समझते हैं कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे करके अगला चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि वो बांट करके 1947 की स्थितियां ला करके सेंगोल के जरिए, राजदंड के जरिए, या ये निंदा करके कि सेंगोल को चलने वाला स्टिक मान के रख दिया गया था, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज थी, भारतीय संस्कृति की चिंता नहीं की, भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं की और उसको रख दिया था, हम उसको स्थापित कर रहे हैं। तो जो आपको करना है वो आप सब किए जा रहे हैं और उसमें संसद भवन बनाना ही से शुरू कर दीजिए, उसकी ही जरूरत नहीं थी। तो पहले संसद भवन बनाया गया और उसके बाद उसमें राजदंड स्थापित किया जाएगा, फिर उद्घाटन। तो जो करना है वो एक तरह से ये स्थापित किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द गुड डिक्टेटर, और वो जो काम कर रहे हैं वो उनसे करवाया जा रहा है। जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ये सब करता, वो कर रहे हैं तो उनसे करवाया जा रहा है, और जितना हो जाएगा उतना बीजेपी का काम हो जाएगा, संघ परिवार का काम हो जाएगा। 2024 में ये जीतेंगे तो फिर ठीक, और नहीं जीतेंगे तो उसके बाद के लिए क्या करना है वो संघ परिवार देखेगा, सोचेगा। मुझे लगता है कि संघ परिवार की रणनीति या राजनीति ऐसी है और यही होता दिख रहा है। राजीव जी जी, इस बीच ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तमिलनाडु के 21 अधिनम जो हैं वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाकर ये सेंगोल इन्होंने इनको प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसकी तस्वीर है। और जो वैदिक मंत्रोच्चार और बाकी अंग वस्त्रम इन सब के साथ में प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो सत्ता परिवर्तन या हस्तांतरण जो भी हम कह रहे हैं वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आप जिस दिशा में, जिस बारे में आप बात कह रहे थे वही यहाँ साफ दिख रहा है इस तस्वीर में। यहाँ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। आना चाहता हूँ सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, अब तो सब कुछ हो गया है, अब राजदंड हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, और ये तमिलनाडु से 21 अधिनियम आकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को सौंप चुके हैं राजदंड। ये तमिलनाडु का राजदंड, यहाँ ये तमिलनाडु की सत्ता दी गई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये वो तमिलनाडु है राजीव जी जहाँ द्रविड़ मूवमेंट हो चुका है और वहाँ की सत्ताधारी और विपक्ष दोनों, वहाँ की राजनीति द्रविड़ आंदोलन के ही इर्द गिर्द घूमती है। सत्ता हस्तांतरण तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के बीच में होता है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है राजनीतिक। दूसरी बात ये राजीव जी कि आप विपक्ष को देखिए, ठीक है कि आज कॉरपोरेट ने मोदी साहब पे हाथ रखा, कॉरपोरेट ने इनके लिए मीडिया को साधा अपने फायदे के लिए। कॉरपोरेट को जो भी फायदे मिले, क्योंकि कॉरपोरेट को मीडिया से और नरेंद्र मोदी से क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं। जनता के, पब्लिक के रिसोर्सेज से पैसा बनाने का काम चल रहा है। जनता बेरोजगार हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं लोगों को, बेरोजगारी है, लेकिन कॉरपोरेट का मुनाफा चल रहा है। अगर आप उस दौर को देखिए जब कोरोना काल में, जब लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थी अंतिम संस्कार के लिए, उस वक्त भी कॉरपोरेट पैसे बना रहा था। तो कॉरपोरेट ने एक सोशल रेजिस्टेंस, एक जिसको कहें कि प्रतिरोध खत्म करने की कीमत देता है नरेंद्र मोदी को, कि हिंदू मुसलमान करो, ये करो, इस तरीके के हेडलाइन मैनेजमेंट करो। आज यहाँ से संग्रहालय उठा के वो ले आए, कल कुछ और कर दिया, परसों कुछ और कर दिया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कॉर्पोरेट इनको सपोर्ट करता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो विपक्षी दल हैं, अधिकांश विपक्षी दल नरेंद्र मोदी से राजनीति में सीनियर हैं, ज्यादा अच्छी राजनीति उनको आती है। जो उसमें बहुत सबसे यंग है
राहुल गांधी, वो भी 10 साल सीनियर है नरेंद्र मोदी से लोकसभा में, 10 साल, 2 सेशन। ममता बनर्जी, जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे महासचिव थे या कार्यकर्ता थे, तब वो राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में थी। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी के समय मोदी साहब कहाँ थे? जब मोदी साहब हरियाणा के इंचार्ज थे, उस वक्त सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्ष थी। किसी नेता को देख लीजिए आप, नीतीश कुमार को देख लीजिए, रेल मंत्री थे जब मोदी साहब हरियाणा देख रहे थे, हिमाचल देख रहे थे। तो किसी भी नेता की आप तुलना अगर करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी से राजनीति में 10 कदम आगे है, ज्यादा बेहतर राजनीति आती है। उनका दुर्भाग्य केवल ये है कि मीडिया उनके साथ नहीं है और कॉर्पोरेट उनके साथ नहीं है। लेकिन राजीव जी, जिसको राजनीति आती है ना, वो फिर राजनीति करता है। मुझे लगता है कि अब विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि राजनीति करनी है इनके साथ, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और बहुत कुछ राजनीति में पर्दे के पीछे होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों का जो कॉन्फिडेंस है कि वो तमाम दबावों के बावजूद, मीडिया के तमाम प्रचार के बावजूद, अगर उनमें एकता बनी हुई है और वो कल बायकॉट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विपक्ष को सिस्टम के अंदर से भी कोई आवाज उन तक पहुंच रही है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके वार को झेलना, उसके अलावा लगातार आप देखिए तो एक सत्ता पक्ष की तरफ से जो सपोर्टिव नेचर होना चाहिए वो नहीं मिलना, और ख़ासकर जीएसटी के पैसे राज्यों को, या जो नीति आयोग का बायकॉट हुआ है आज, उसमें भी कहीं ना कहीं, जैसे भगवंत मान ये कहते हुए सुने गए, उनकी बाइट भी देख रहा था मैं इस प्रोग्राम से पहले, कि पैसा ही नहीं मिलता है तो फिर जाऊं क्यों। जो पिछला पैसा था राज्यों का, वो पैसे नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे जाकर के, समय बर्बादी है। तो ये भगवंत मान कह रहे हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो पैसे की मार झेल रही है जो विपक्षी दल की, खासकर जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में। ईडी सीबीआई की मार तो झेलना हो ही रहा है। दिल्ली की सरकार आप देख लीजिए, अध्यादेश उसके ऊपर थोपा गया फिर से सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद। तो बहिष्कार आखिर करें तो क्यों नहीं करें। तो बहिष्कार न सिर्फ संसद का, बहिष्कार ये संसद का नहीं है, बहिष्कार इस सरकार का है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये उद्घाटन समारोह का बहिष्कार नहीं है। बहिष्कार सरकार का इस हिसाब से, इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि आज नीति आयोग की बैठक में 10 मुख्यमंत्रियों का, 11 मुख्यमंत्रियों का नहीं पहुंचना बहुत मायने रखता है। इसकी गंभीरता को समझिए। और अगला 8-9 महीने या 1 साल जो है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला रहने वाला है, ये भी तय मानिए। जैसा यहाँ हमारे साथी, तमाम साथी इस बात पर अपने विचार रख चुके हैं। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। उससे पहले कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 मायनों में। एक, इधर भारत में संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजदंड को अपने हाथ में ले चुके हैं। अब उस राज से दंड किसको देंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं कल, और परसों से उनके अमेरिका की आधिकारिक यात्रा जो वहाँ जो है प्रोग्राम्स वो सब शुरू हो रहे हैं। कल आप सबने सुना ही, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वीरेंद्र वशिष्ठ जो सेक्रेटरी हैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के, और उन्होंने बता ही दिया कि बिल्कुल खचाखच हॉल जो है वो भरा हुआ है, एक भी सीट नहीं है। आप लोग भी आएंगे तो जगह नहीं दे पाएंगे हम, ये भी कह रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि एक ज़बरदस्त, उधर ऑस्ट्रेलिया वाले रॉक स्टार के सामने राहुल गांधी एक रॉक स्टार बन पाते हैं या नहीं, ये भी लोग देखेंगे। तो बहुत सारी बातें आने वाले समय में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कल शाम, दिन भर जो कुछ होगा, शाम हम आपके साथ रहेंगे लाइव। ऐसे ही कल रविवार है लेकिन स्पेशल लाइव